नरेंद्र मोदी सरकार को 11 वर्ष हो गए हैं और सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियां क्या-क्या रही हैं। जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार की कई उपलब्धियों को गिनाया भी है। ऑपरेशन सिंदूर, जहां सरकार की आतंक के खिलाफ नई नीति की शुरुआत है, वहीं नरेंद्र मोदी को जिस तरह से कनाडा से G7 का न्योता आया है, भारत की आर्थिक और कूटनीतिक क्या एक महाशक्ति के तौर पर भारत अब उभर रहा है। चौथी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है। मोदी सरकार के कामकाज को लेकर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ है केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी। सर, आज तक से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी दृष्टि में नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियां पिछले 11 वर्षों में क्या रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं, बहुत सारी ऐसे कार्य हुए हैं जिसके आंकड़े आपके सामने हैं। सबसे पहले मैं कहूंगा कि 11 साल में 279 मिलियन पीपल, मतलब 28 करोड़ करीब लोग, हमारी जनता लिफ्टेड आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल और एब्जेक्ट पॉवर्टी। आपकी अर्थव्यवस्था जो है भारत की 2014 में $2 ट्रिलियन थी, आज $4.3 ट्रिलियन है। पर विशेषता ये है इसमें कि जो बाकी अर्थव्यवस्थाएं हैं, यूनाइटेड किंगडम, जिनको हमने जब हम 5वीं सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी बने, और जापान व्हेन वी बिकेम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, या जर्मनी जिनको हम ओवरटेक करें एक साल, उनकी अर्थव्यवस्था 2% पे ग्रो कर रही है, हमारी 6.5% पे ग्रो कर रही है, और पिछला क्वार्टर 7.4 था। बट स्टिल मोर इंपॉर्टेंट कि द बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट, जो सुविधाएं हैं, वो हमारे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के पास पहुंच रही हैं। जो बिलो पॉवर्टी लाइन हमारे नागरिक हैं, वो उसके लाभार्थी बन रहे हैं। इसमें जो भी मोदी जी की सरकार की योजनाएं हैं वो समाज सेवा में है। वी हैव मूव्ड फ्रॉम विमेन सेंटर टू विमेन लेड डेवलपमेंट। हमारी बहनों को जो सुविधाएं मिल रही है, 14 करोड़ गैस सिलेंडर थे 2014 में, वो 33 करोड़ हो गए हैं। जो उज्ज्वला योजना है, जो 2016 में जिसकी शुरुआत हुई, पहले उज्ज्वला, ये इसके 80% रूरल एरियाज में, पहले गैस सिलेंडर एक अर्बन फिनोमेना था, अब बेनिफिट्स रूरल। इसलिए मैं आपको बहुत सारी गिनवा सकता हूं, और ये 11 साल में जो विकास का कार्य हुआ है, दिस इज देयर फॉर एवरीवन टू सी। अच्छा, अगर रणभूमि में इस समय हम लोग सामरिक दृष्टि से बात करें तो आप ऑपरेशन सिंदूर को किस रूप में देखते हैं? इससे क्या अचीव कर पाए हैं सरकार के रूप में या देश के रूप में? देखिए, आतंकवाद, टेरर, ये हमारे बगल वाले देश ने इसका एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी शुरू से इस्तेमाल किया। पर पहले की जो सरकारें थी वो आतंकवादी थे, टेरर अटैक होता था, जैसे 26/11 मुंबई में हुआ, बाकी हुआ, तो वो कहते थे, पाकिस्तानी कहते थे कि नहीं, ये नॉन स्टेट एक्टर हैं, हमारे लोग नहीं हैं, और उसको घुमा फिरा के बातचीत फिर शुरू हो जाती थी। इस बार 22 मिनट में जो मिलिट्री ऑपरेशन हुआ, जिसको मैं स्पेक्टेकुलर कहूंगा, और उसका जो सबूत है वो दुनिया भर के सामने रखा गया थ्रू पब्लिक डोमेन सैटेलाइट इमेजरी के द्वारा। और उसके बाद जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नो टॉक्स विद टेरर, नो ट्रेड विद टेरर, और खून और पानी नहीं मिल सकते, तो मैं समझता हूं इससे क्लियरर टेम्पलेट नहीं हो सकता। और एक भी अगर इसके बाद टेरर अटैक हुआ तो इट विल बी कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ वॉर। मैं समझता हूं इससे ज्यादा स्पष्ट हमारा डॉक्ट्रिन हो नहीं सकता। और मुझे बहुत खुशी है, गर्व है कि फाइनली इतने साल के वैसिलेशन के बाद, झिझकने के बाद, हमने ये बात आगे रखी। और पाकिस्तान जो है, अब लोग हाइफनेशन की बात करते हैं, उनको समझ नहीं है, ये दो देश 1947 में पैदा हुए थे। हम दुनिया भर की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट, और उसके अलावा आगे आने वाले समय में और उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, इट विल हैव टू फेस दोज।
सो इसमें कोई कंपैरिजन की बात नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर स्ट्रेटेजिक टर्म्स में और ओवरऑल टर्म में बहुत ही शानदार ऑपरेशन था और बहुत बढ़िया माननीय प्रधानमंत्री जी ने टेम्पलेट ले किया। सर, आप उसे स्पेक्टैक्युलर बता रहे हैं, बेहद शानदार, उसे गेम चेंजर के रूप में देख रहे हैं, एक निर्णायक नीति के रूप में देख रहे हैं। लेकिन अगर हम नेता विपक्ष की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, तो उनका तो यह मानना है कि प्रधानमंत्री और उनके लिए उन्होंने एक तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत का जो उनका ब्यौरा है, उन्होंने कहा नरेंद्र सरेंडर और प्रधानमंत्री ने कहा जी हुजूर। आप उसे किस रूप में देखते हैं? अरे तो ये देखिए मैं राहुल जी के स्टेटमेंट को डिग्निफाई नहीं करना चाहता हूं। ही इज वन ऑफ अ काइंड, मतलब उनके बराबरी की लीडरशिप देश में और मैं समझता हूं दुनिया में कुछ नहीं है। वो उनको थोड़ी सी इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए, वो क्या कहते हैं उसका क्या नतीजा होता है, और जो सैटेलाइट इमेजरी जो पब्लिक डोमेन में सबूत हैं उनको राहुल जी एक बारी देख लें। और विदेश मंत्री जी ने ऑलरेडी स्पष्ट कर दिया कि उनके डीजीएमओ की तरफ से फोन कॉल आया, हमारे डीजीएमओ ने पॉलिटिकल इंस्ट्रक्शन लेने के बाद किया, सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज है, ऑपरेशन सिंदूर अभी कॉल ऑफ नहीं किया, और राहुल गांधी जी को आई विश हिम द बेस्ट ऑफ लक। लेकिन क्या सीजफायर का जो ऐलान हुआ है, जैसा राहुल गांधी का या विपक्षी कुछ नेताओं का कहना है, अमेरिका के दबाव में हुआ है, राहुल गांधी इस रूप में क्यों बार बार आपकी दृष्टि में कह रहे हैं? देखिए किसने क्या बयान दिया, किसने क्या क्लेम किया, वो आई थिंक वो ऑन द रिकॉर्ड आपके कैमरा के सामने बात करने के नहीं है। दुनिया भर को पता है कि उस देश में क्या हो रहा है या हमारे यहाँ क्या हो रहा है। हमारी नीति हमेशा यही रही है कि वी टॉक बायलैटरली, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा नो टॉक्स विद टेरर, नो ट्रेड विद टेरर, एंड वाटर एंड ब्लड विल नॉट मिक्स, दैट इज द पोस्ट सिंदूर डॉक्ट्रिन। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो G7 का निमंत्रण आया है, जयराम रमेश का और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका मानना है कि एक डिप्लोमैटिक बंगल है, कूटनीति की दृष्टि से जबरदस्त गड़बड़ी इसमें है कि ये इतना लेट क्यों आया निमंत्रण। देखिए जयराम जी की जो मेंटल सिचुएशन है वो राहुल गांधी जी से बहुत मिली हुई है। पहली बात तो यह है कि हमारे जो प्रधानमंत्री महोदय हैं वो पिछले 7 G7 समिट में ही हैज बीन इनवाइटेड। तो किसने इनको कहा कि इनविटेशन नहीं आने वाली है, लेट आए जल्दी आए। आपको मैं याद कराना चाहता हूँ कनाडा में अभी हाल में चुनाव हुए हैं, वहां पे नई सरकार आई है, तो कब आई है इन्विटेशन, दिस इज नन ऑफ एनीबडीज बिजनेस। फैक्ट इज कनाडा के प्रधानमंत्री ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से फोन पे बात की, उनको निमंत्रण दिया और हमारे प्रधानमंत्री ने एक्सेप्ट कर लिया। अगर इसके बारे जानकारी जयराम जी को नहीं थी तो हिज इज अनदर लार्ज पीस ऑफ एग दैट ही हैज ऑन हिज फेस, तो उसके बारे में क्या और बोलूंगा। तो आप G7 के निमंत्रण को किस रूप में देखते हैं? क्योंकि कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत को, जब वो बात कर रहे थे भारत की, तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी भारत को बताया। क्या भारत की ये बढ़ती अर्थव्यवस्था या ग्लोबल सप्लाई चेन्स में हमारी क्या भूमिका है, उसको दर्शाता है? उन्होंने तो 5th कहा, 4th। हाँ, देखिए आपको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ये कनाडा के न्यूली इलेक्टेड प्रधानमंत्री जी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये सवाल पूछा गया था और उन्होंने ये कहा कि इंडिया इज अ कंट्री विच इज दी, उन्होंने 5th कहा, इट्स अ 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सप्लाई चेन्स ग्लोबली, और उन्होंने और भारत के बारे चीजें कही, तो दैट इज एन एक्नॉलेज्ड फैक्ट। अब उसके बाद हमारे जो ये हैं जयराम जी और कुछ हमारे पत्रकारों ने भी कहा कि वो निमंत्रण नहीं आया, इसका ये, अरे भाई साहब, भारत की जो स्टैंडिंग इंटरनेशनल है वो है, दैट यू आर सीइंग ऑल ओवर द प्लेस, एंड दिस G7 इज अनदर प्लेस। और वहां पे माननीय प्रधानमंत्री जी को ही विल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस ongoing and important global issues with his counterpart heads of state and government। हमें इस चीज का स्वागत करना चाहिए। इनको क्यों लगता है कि अगर निमंत्रण थोड़ा लेट आया और क्यों नहीं आया पहले, अरे ये कौन होते हैं, इसके बाद टाइमलाइन इनकी ये थोड़ा डिटरमिन करते हैं।
अच्छा, प्रधानमंत्री को वहां पर जिस तरह से खालिस्तान को समर्थन मिल रहा है, कनाडा में खालिस्तानी प्रोपेगेंडा जिस तरह से हो रहा है, क्या प्रधानमंत्री को यह मुद्दा आपकी दृष्टि में उस वहां उठाना चाहिए? क्योंकि कूटनीति को आप भली भांति समझते हैं, आप अमेरिका में हमारे यूएन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं। खालिस्तान का मुद्दा क्या भारत को बढ़ चढ़कर उठाना चाहिए? ये देखिए, ये मैं आई एम नॉट आई एम अ वेरी प्रिविलेज्ड मेंबर ऑफ हिज कैबिनेट, बट ये इसकी एडवाइस उनको जो भी जिन्होंने देनी होगी, जिनका काम बनता है, इज नॉट पार्ट ऑफ माय डोमेन। बट मैं आपको यही बताता हूं कि इट्स अ बिग, ये जो जिन एलिमेंट्स की आप बात कर रहे हो उनकी वैसे भी हालत खराब होनी चाहिए, क्योंकि उनके जो वेस्टर्न नेबर में उनके जो सपोर्टर्स हैं उनकी हालत भी काफी डाउन है। जी, और जिस पड़ोस की आप चर्चा भी कर रहे हैं, जिनकी आप बात कर रहे हैं, अगर हम अमेरिका में जिस तरह के दंगे इस समय हो रहे हैं, जो हिंसा अमेरिका में हो रही है, उसे आप किस रूप में देखते हैं? क्या यही उनकी परिभाषा है? क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है जो वो दुनिया भर में जिसके बारे में बोलते हैं अब भुगत रहे हैं? अरे भाई, उनका देखिए, आने वाले समय में वेस्टर्न हेमिस्फीयर में सारे देश हैं, उनको इनकी हकीकत पता लग रही है। ये कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच का नहीं है। दीज आर पीपल जिन्होंने डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स जो हैं वेस्ट में, उनको उसका एडवांटेज लिया। अकेले नहीं, और भी लोग हैं। तो मुझे लगता है कि इनकी जब इनके बारे देयर रियल नेचर इज बीइंग डिस्कवर्ड। सो ये प्रधानमंत्री जी का कनाडा में होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होगा। उस समय एक नई कनाडा की सरकार बनी है, और वो क्या स्टैंड लेती हैं वो उनका इंटरनल इशू है, पर हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ उनकी बातचीत करने से मैं समझता हूं फायदा ही होगा। सर, ये जो पाकिस्तान है वो अब बातचीत की बात कर रहा है। सिंधु जल समझौते को लेकर वो कह रहा है कि भारत के साथ बातचीत होनी चाहिए। आप सिंधु जल समझौते को भी भली भांति समझते हैं। क्या भारत और पाकिस्तान को अब इस मुद्दे पर बातचीत करनी चाहिए? मैंने आपको माननीय प्रधानमंत्री जी की वो जो बड़ा स्पष्ट और अनएम्बिगुअस है, नो टॉक्स विद टेरर, नो ट्रेड विद टेरर, एंड ब्लड एंड वाटर डू नॉट मिक्स, दैट इज अ पोजिशन। बाकी पाकिस्तान जितनी मर्जी चिट्ठियां लिखे, वो माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार उस पर गौर करेगी, एंड दे विल रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली। अच्छा, एक तरफ पाकिस्तान कह रहे हैं हम बातचीत करना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो युद्ध की भी धमकी देता है, यहां तक कि परमाणु युद्ध की धमकी देता है कि अगर सिंधु जल समझौते को निलंबित किया गया या पानी रोका गया तो वो परमाणु युद्ध कर देगा। आप उसे किस रूप में देखते हैं? चिंता की बात तो यह है कि पाकिस्तान का अपना इंटरनल इम्प्लोजन जो हो रहा है, पाकिस्तान को थोड़ी सी आप उनके अंदर की स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ कॉज फॉर वरी। और आई डोंट थिंक अ टेलीविजन इंटरव्यू विद एन एमिनेंट एंकर लाइक यू इज द प्लेस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अभी पाकिस्तान विल नीड टू डू सम इंट्रोस्पेक्शन। तो पाकिस्तान को आत्म मंथन करने की आवश्यकता है आपकी दृष्टि में? पाकिस्तान को सोचने की जरूरत है कि अगर उसे पानी चाहिए तो क्या आतंक वो अभी भी फैलाना चाहता है भारत में, जब ऑपरेशन सिंदूर भारत की नीति है, जैसा आपने कहा। हरदीप पुरी साहब, आप आज तक पर मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।